हेलो दोस्तों। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसको लेकर नेक्स्ट लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है इसको लेकर के, जिसमें हम आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 395 तक यानी इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी लेटेस्ट इसमें जजमेंट रहेंगे उसको भी देखेंगे। 2025 तक लेटेस्ट और लीडिंग केस दोनों को ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और कंप्लीट एक तरह से रिवीजन भी साथ में इसमें महत्वपूर्ण जो प्रोविजन है जहां कहीं पे भी तो उनको लेकर एक रिवीजन सीरीज भी है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही चीजें आपको मिल जाएंगी और यूपी एपीओ, बिहार एपीओ और अदर जो एग्जाम है, चाहे वो यूके एपीओ जो आने वाला है, बिहार एपीओ जो आने वाला है या फिर जुडिशरी एग्जाम, इन सब के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है ये क्वेश्चन आंसर सीरीज। ठीक है, तो चलते हैं आज। अब यहाँ जो 352 जो आर्टिकल है ये बात करता है आपका पार्ट 18 यानी भाग 18 की बात करता है जो इमरजेंसी प्रोविजन है, और ये 352 से लेकर के 360 आर्टिकल तक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर जो इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन है, उद्घोषणा है, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद में ये 315 में दे रखा है। लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग 280 में है और निर्वाचन आयोग 324। उसके बाद में नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा इस आधार पर नहीं कर सकता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। तो किसके कारण नहीं कर सकता है? आभ्यंतरिक अशांति के कारण, जो इंटरनल डिस्टरबेंस होता है उसके कारण। ठीक है ना, उसमें 3 आधार दिए हुए हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, उसके बाद में भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर कितनी बार आपातकाल की उद्घोषणा की गई है? तो एक बार यहां पर आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। ठीक है ना, 1975 26 जून को। ठीक, और 1977 में इस उद्घोषणा को वापस ले लिया गया था। ठीक है, और जो उसके बाद में 44th अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके द्वारा आंतरिक अशांति, ये जो शब्द है इंटरनल डिस्टरबेंस जो है, इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को, यहां पर जो आर्म्ड रिबेलियन होता है, सशस्त्र विद्रोह, इसको यहां से रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए सशस्त्र विद्रोह यानी जो आर्म्ड रिबेलियन है, उन शब्दों को संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत में आपात उद्घोषणा को न्यायोचित ठहराने के लिए युद्ध या सशस्त्र विद्रोह का वास्तविक घटित होना यहाँ पर आवश्यक नहीं है, परंतु उसका आसन्न खतरा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 352 में यह है कि भाई राष्ट्रपति को जब यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात की स्थिति हो गई है और उससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, इनके कारण भारत की या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह इस उद्घोषणा के द्वारा मतलब आपात की उद्घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन, जो अप्रूवल है, वो होना चाहिए यहां पर। तो जब राज्यसभा के द्वारा, जब लोकसभा क्या है, डिसॉल्व हो गई है, तो राज्यसभा द्वारा उसका अनुमोदन अनिवार्य है, और उसके उपरांत जब नई लोकसभा पुनर्गठन हो तक ये अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी पहली बैठक से 30 दिन के भीतर इसका लोकसभा के द्वारा अनुमोदन यहाँ पर होना आवश्यक है। ठीक है, 350 का क्लॉज 4 यहाँ पर ये बात कहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, आर्टिकल 352 के तहत में जारी गई प्रत्येक उद्घोषणा वो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष में रखी जाएगी। नेक्स्ट है, कौन सा इसमें से सही मैचिंग यहाँ पर नहीं है? ठीक है, तो ये जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है, ये अनुच्छेद 366 क्लॉज 26 ये नहीं है, यहां पर ये 26C है। ठीक है ना, जो 366 में डेफिनेशन दे रखी है उससे रिलेटेड है ये। तो 366 के क्लॉज 24
24 में SC, 25 में ST और 26C में यहाँ पर OBC, मतलब OBC तो नहीं कहेंगे, BC कहेंगे, बैकवर्ड क्लासेस, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं। GST को यहाँ पर 366(12)A में डिफाइन किया गया है। तो 366 में डेफिनेशन क्लॉज है ये, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से निम्नलिखित का अनुमोदन करेंगे। विशेष बहुमत से, तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत में आपात की उद्घोषणा का दोनों सदन जो विशेष बहुमत से अनुमोदन करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, अगर आपातकालीन स्थिति घोषित की गई तो यहां पर जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसी भी राज्य को निर्देश देने तक उसी रूप में विस्तार करेगी जिस रूप में संबंधित कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ये सही है, ठीक है। सेकंड, किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति में उस विषय जो संघ सूची में उल्लिखित नहीं है उसके संबंध में भी कानून बनाने की शक्ति शामिल है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ये सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र पर यह दायित्व निरूपित करता है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के प्रारूप के अनुसार चल रही है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 355। 355 ये कहता है, इसमें दो ही आधार हैं, युद्ध नहीं है, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। इन दोनों से यहां पर राज्य की सुरक्षा करना और प्रत्येक राज्य की सरकार जो है वो इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाए, ये सुनिश्चित करना, ये किसका ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है या लाइबिलिटी कहेंगे, संघ की यानी यूनियन की, सेंटर की। उसके बाद में नेक्स्ट है, मुख्यतः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है राज्यपाल की सलाह पर, आर्टिकल 356 के द्वारा, ठीक है। यानी जब यहां पर संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है वो अगर विफल कर जाता है, फेल कर जाता है, फेलियर हो जाता है उसका, तो उससे संबंधित जब राज्यपाल जो है वो क्या देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, वहां पर प्रतिवेदन देते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है ना, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट है वो है, संसद के दोनों सदन द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदित न होने की स्थिति में किसी राज्य में घोषित राष्ट्रपति शासन की अवधि, दोनों सदन द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदित न होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन, देखो राष्ट्रपति शासन 356 में ही ये वर्ड प्रयोग है, इसलिए 352, 360 इसमें जो है नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर 356 है, तो अनुमोदन न होने की स्थिति में राज्य में घोषित राष्ट्रपति शासन जो है वो यहां पर 2 महीने के भीतर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने के भीतर यहां पर अनुमोदन कराना आवश्यक होता है, ठीक है ना। उसके बाद में जो अभी एक साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे इनको, नेक्स्ट है 356 आर्टिकल के तहत में राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में अधिकतम कितनी अवधि तक के लिए वैध रहता है? तो वह रहता है 6 माह के लिए, ठीक है ना। एक्चुअली अधिकतम वर्ड यहां पर जो प्रयोग किया गया है वो वैसे इन ऑप्शन में से 6 ही माह है, यहां पर 3 वर्ष यहां पर यूज नहीं किया गया है, वैसे जो अधिकतम रहता है वो 3 वर्ष तक रहता है, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि यहां पर दे रखा है ना, ये 3 वर्ष। तो यहां पर जो 356 के अधीन जो उद्घोषणा होती है वो अधिकतम 3 वर्ष जो है वो रहती है, किंतु यहां पर आप देखेंगे 1987 में पंजाब राज्य में जो राष्ट्रपति शासन यहां पर लगाया गया था उसके लिए है अवधि बढ़ा करके 5 वर्ष यहां पर कर दी गई थी, ठीक है ना। 64वां संशोधन था, फिर 67वां और फिर 68वां, इसके द्वारा उसको बढ़ाते गए और यहाँ पर ये 5 वर्ष उसके लिए कर दी गई थी।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन लागू होने पर जो राज्य का बजट पारित किया जाता है तो वो संसद के द्वारा यहाँ पर पारित किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जो राज्य की जो व्यवस्था है वो सेंटर के हाथ में चली जाती है, उसके निर्देश अनुसार चलती है। उसके बाद में नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो यहाँ पर पंजाब में, ठीक है ना, जो कि 1951 में हुआ था। और पंजाब यहाँ पर जो है उसको पेप्सू राज्य कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो वो है आर्टिकल 365, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 356 के तहत में आपातकाल की उद्घोषणा की वैधता पर विचार करते हुए कहा कि उद्घोषणा निम्नलिखित मामलों में से एक में न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, तो वह कौन सा मामला है, तो वह मामला है आपका एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ठीक है। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है किस मामले में राज्यपाल के द्वारा बिहार विधानसभा को सरकार के गठन से पहले ही भंग किए जाने को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था, तो वह मामला है रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ठीक है। इसमें जो 356 के अधीन जो अधिसूचना होती है उसको चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कोई विधि जो संसद 356(1) के अंतर्गत में जारी की गई उद्घोषणा के दौरान राज्य सूची के विषय पर बनाती है संसद, तो वह उद्घोषणा निष्प्रभावी होने के बाद में भी प्रभावी रहेगी, तो कितनी अवधि तक वो प्रभावी रहती है, तो जब तक राज्य का विधानमंडल के द्वारा उसको बदल नहीं दिया जाता है। 357 आर्टिकल यहां पर ये बात करता है, इसका क्लॉज 2। उसके बाद में नेक्स्ट है जैसे ही अनुच्छेद 352 के अंतर्गत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो किस आर्टिकल के लागू होने से अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है, तो वो है आर्टिकल 358, ठीक है ना। और इसमें भी आपको याद रखना है दो ही आधार हैं, युद्ध या बाह्य आक्रमण, ठीक है ना। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की अवधि में उसमें आर्टिकल 19 जो है वो फंडामेंटल राइट जो दिया हुआ है 19 के अधीन में वो अपने आप में ही सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 352 आर्टिकल के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो तब राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति होती है, किंतु वो निम्नलिखित अनुच्छेदों में समाविष्ट मूल अधिकार को निलंबित करना संभव नहीं है। तो यहां पर दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 359। उसके बाद में नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा केवल तब जब ऐसे आपात की उद्घोषणा की गई हो इमरजेंसी की, तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर, ठीक है। इसमें देखो तीनों दे रखे हैं यहाँ पर तो आपको कौन सा याद रखना है, युद्ध या बाह्य आक्रमण, दो ही आधार हैं इसमें। नेक्स्ट है जब आपात की उद्घोषणा हो जाती है तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को किसी नागरिक द्वारा अभ्यावेदन देने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है जहां आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहां निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किसको लागू कराने के लिए किसी न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त का स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य न किए जाने का जो अधिकार है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है
आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान मौलिक अधिकारों के लिए प्रदान किए जाने वाले निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये तो खैर रिपीटेड हो गया एक तरह से, आर्टिकल 20 और 21। उसके बाद में नेक्स्ट है, संसद की पुष्टि के बगैर वित्तीय आपात की घोषणा अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकती है? तो यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है, तो ये आपकी कितनी लागू रहती है? 2 माह तक। इसमें भी 2 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक होता है और 2 माह तक ये लागू रहती है। लेकिन जो 352 है उसमें 1 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक होता है, ठीक है ना, 352 में, और 6 माह तक वो लागू रहती है। कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन संबंधी उपबंध किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो वो है आर्टिकल 363, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन यहां पर वित्तीय आपात के समय कम किया जा सकता है, ठीक है ना, 360 क्लॉज 4 यहां पर ये बात कहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक आपात यानी वित्तीय आपात की स्थिति लगाई गई है कितनी बार? तो एक भी बार यहां पर नहीं लगा है भारत में अभी तक, ठीक है ना। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित कर देने के बाद कि इसे प्रवर्त न बनाए रखा जाए, यानी प्रवर्त का मतलब है लागू न रखा जाए, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है कि वह यहाँ पर जो है 352 के अंतर्गत जारी की गई आपात की उद्घोषणा का प्रतिसंहरण कर दे। ये बात भी सही है। 356 के अंतर्गत जारी राष्ट्रपति शासन संबंधी उद्घोषणा का प्रतिसंहरण यानी वापस लेना उसको, और 360 के अंतर्गत जारी वित्तीय आपात की उद्घोषणा का प्रतिसंहरण कर दे। तो उपयुक्त सभी मामलों में उद्घोषणा का जब तक वो प्रतिसंहरण ना कर दे, ठीक है ना, बाध्य है कि। नेक्स्ट है, ये आपका 352 आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है, 52, 56 और 360 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए कोर्ट के प्रति जवाबदेही से उन्मुक्ति इम्यूनिटी, वहां पर इम्यूनिटी जो है प्रदान की गई है? तो वह है आर्टिकल 361 के अंतर्गत में, ठीक है ना, चाहे वो राष्ट्रपति हो या वो राज्यपाल यानी गवर्नर हो या राज प्रमुख हो, ठीक है। इनको इनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन या शक्ति या दायित्व के प्रयोग में जो कार्य किए जाते हैं उनके लिए किसी कोर्ट के समक्ष जवाब देने हेतु यहाँ पर प्रश्नगत नहीं किया जाता है, क्वेश्चन नहीं उठाया जाता है, चैलेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन या प्रोवाइजो लगा हुआ है कि जो 61 के अधीन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है, जो आरोप लगते हैं उसके इन्वेस्टिगेशन के संबंध में राष्ट्रपति का जो कंडक्ट होता है, जो आचरण होता है, उस आचरण को किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल या पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के द्वारा जो बॉडी का गठन किया जाता है, कोई कमेटी या कोई गठित होता है, उसके समक्ष वो पुनर्विलोकन योग्य होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया के संदर्भ में क्या यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर कोई आपराधिक प्रक्रिया जो है वो नहीं की जा सकती है, 361 क्लॉज 2, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, जब कोई राज्य भारत के संविधान के आर्टिकल 365 के अधीन संघ द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देश का पालन करने में असमर्थ रहता है, तब यहां पर वो राष्ट्रपति उद्घोषणा मतलब उपधारणा कर सकता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो आप देखेंगे 356 में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो इस 56 की डिजिट को आप चेंज कर दीजिए 6 और 5 से, ठीक है ना, वापस कर दीजिए इसको ऐसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 365, जब 365 से ही 356 की पावर यहाँ पर मिलती है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस आर्टिकल में आपातकाल की उद्घोषणा परिभाषित की गई है? तो परिभाषा जो दी गई है इमरजेंसी की, वो यहाँ आपातकाल से संबंधित पार्ट कौन सा है? इसका भाग 18 है,
ठीक है, तो इस आपातकाल की जो डेफिनेशन है वो भी किसमें दी गई है, 18 क्लॉज जो है 366 आर्टिकल का। ठीक है, तो इससे आपको कोरिलेट करके ये रखना है। अब बात आती है इससे रिलेटेड अब अन्य प्रोविजन की और या फिर केस लॉ जो है। देखो 352 आर्टिकल हमने पढ़ी लिया, आपात युद्ध घोषणा है, युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद में 352 आर्टिकल ही है जिसमें कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है 352 का क्लॉज 3। ठीक है, यहां पर कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में यहां पर जो संकल्प होता है वो कुल सदस्य संख्या का जो बहुमत होता है उसके द्वारा प्लस जो उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य होते हैं उनकी 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना जरूरी है, जो यहाँ पर रिजोल्यूशन होता है। ठीक है ना, जो संकल्प होता है। अब उसके बाद में जो आर्टिकल 353 आता है वो प्रभाव की बात करता है, इफेक्ट की बात करता है कि आपात की घोषणा का इफेक्ट क्या होता है। तो जो स्टेट की पावर है वो सेंटर के पास में वहां पर चली जाती है, उस राज्य सूची से संबंधित जो विषय है उन पर कानून पार्लियामेंट वहां पर बनाती है। और 354 जो आर्टिकल है वो बात करता है आपात की घोषणा जब लागू रहती है उस टाइम पे जो राजस्व वितरण होते हैं, ठीक है ना, यानी जो रेवेन्यू होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उसके संबंध में बात करता है 354। तो वहां पर राष्ट्रपति को ये पावर होती है। ठीक है ना। अब उसके बाद में 355 हमने पढ़ लिया कि 2 उसमें आधार हैं, एक बाह्य आक्रमण और दूसरा है आंतरिक अशांति। ठीक है ना, आंतरिक अशांति, इनसे राज्य की सुरक्षा करने का दायित्व होता है किसका, संघ का, 355 आर्टिकल में। उसके बाद 356 में संवैधानिक तंत्र जब विफल होता है तो उसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और यहाँ पर 2 मास और 6 मास, 2 माह में रिजोल्यूशन पास होना चाहिए और 6 माह तक वो लागू रहता है, लेकिन अधिकतम फिर वो 3 वर्ष हो जाता है। पंजाब के मामले में 5 वर्ष है। ठीक, तो यहां पर इतना आपको ये याद रखना है। एक तो फैक्ट आपको सदैव याद रखना है, चाहे वो 52 है 56 है, इन दोनों में ही, कि जब लोकसभा विघटन हो जाती है तो 30 दिन के भीतर, उसके पुनर्गठन के बाद से 30 दिन के भीतर उसको पारित कराना आवश्यक होता है संकल्प को। ठीक है ना। उसके बाद में फिर यहां पर जो बात आती है 357 की बात आती है। 357 ये कहता है कि जो 356 के अधीन जो आपात की राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वहां पर विधायी शक्ति जो है उनकी, जो लेजिस्लेटिव पावर है संघ की, वो किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाएगा। जो राज्य की विधानमंडल की शक्तियां हैं वो संघ के द्वारा, उनका संघ मतलब संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा उसका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में 358 यहां पर बात करता है आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 की। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये बनता है 16। ठीक है ना, तो 16 का यहाँ पर 6 का उल्टा आप बना देना, ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि 19 जो है वो आर्टिकल इसमें रिलेटेड है कि 19 का निलंबन, यानी वो अपने आप ही स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ठीक है ना, इमरजेंसी के दौरान। और 2 ही आधार हैं, युद्ध या बाह्य आक्रमण। उसके बाद में 359 में 20 और 21 को छोड़ करके राष्ट्रपति को पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकता है, अन्य किसी भी आर्टिकल्स को फंडामेंटल राइट के। ठीक है, और 360 यहाँ पर वित्तीय आपात के बारे में जो बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की।
और यहां पर भी 2 माह 2 माह तक लागू, 2 माह के भीतर संकल्प पारित होना। ठीक, तो ये आपके प्रोविजन का रिवीजन है। उसके बाद में यहां पर जो आपको याद रखना है वो है केस लॉ। ठीक है, एक तो इसमें आपको 2-3 केस लॉ हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो, जैसे जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इमरजेंसी लगाई जाती है, तो वहां पर कुछ प्रभाव भी पड़ते हैं। और उसमें आपको एक चीज याद रखना है कि लोकसभा की जो अवधि है उसमें भी वृद्धि की जाती है, जो आर्टिकल 83 से निकल के आती है, और 1 वर्ष तक उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, और जब उद्घोषणा समाप्त हो जाती है तो फिर वो 6 माह के बाद में ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं केस लॉ की। तो यहां पर माखनलाल वर्सेस पंजाब राज्य का केस है 1964 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एक आ गया था कि जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन होती है, जो उद्घोषणा होती है, उसका पुनर्विलोकन यानी उसका रिव्यू, पुनर्विलोकन उसका नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब पारित हुआ था 1978 में, उसके द्वारा ये प्रोविजन किया गया कि वहां पर दुर्भावना के आधार पर अगर प्रोक्लेमेशन यानी उद्घोषणा की जाती है तो उसका पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आया मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सुप्रीम कोर्ट का केस। इस केस में ये कहा गया था कि न्याय, मतलब इसमें जो है पॉजिटिव बोला कि न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू यहां पर किया जा सकता है आपात उद्घोषणा का। इसमें ये बात कही गई थी। फिर इसके बाद में तीसरा जो जजमेंट आया वो था इसमें SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में यही कहा गया था कि दुर्भावना जो होती है, दुर्भावना पूर्वक अगर कोई उद्घोषणा जारी की जाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया था कि जो ये तो एक बहुत बड़ा जजमेंट था SR बोम्मई का, 9 जजेस की इसमें बेंच थी। ठीक है, और 356 के पुनर्विलोकन को लेकर इसमें बात कही गई थी और कहा गया था कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करना और विधानसभा भंग करने की शक्ति उनकी सशर्त है, कंडीशनल है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है ना, ये बात इसमें कही गई थी। दूसरा, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट के बिना 356 आर्टिकल को लेकर इसमें बात कही गई थी कि राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट के बिना राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। तीसरा, इसमें पंथ निरपेक्षता को लेकर भी बात कही गई थी कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है और यदि कोई सरकार है उसके आदर्शों के विरुद्ध कार्य करती है तो वो 356 का प्रयोग माना जाएगा। ठीक है ना, और राजनीतिक आधार पर दुर्भावना से प्रेरित होकर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया जा सकता। और तीसरा, एक राष्ट्रपति शासन और विधानसभा भंग करना, ये दोनों एक साथ नहीं किए जा सकते। ठीक है ना, संसद के द्वारा उद्घोषणा अनुमोदित होने के बाद ही विधानसभा भंग होगी। तीसरा ये, फिर नेक्स्ट जो कहा कि जो विपक्ष है उसके द्वारा सभी जो राज्य सरकार है उनको एक साथ ही डिसमिसल नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो इतनी सारी बातें SR बोम्मई वाले केस में यहाँ पर कही गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 सुप्रीम कोर्ट। यहां पर एक बात कही गई थी कि राज्यपाल को विधानसभा भंग करने के आधार बताने पड़ेंगे। भंग करने के आधार बताने होंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपके
352 से लेकर के 360 तक के प्रोविजन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आता है वो नेक्स्ट ही है आपका 361 से 367 तक के जो प्रोविजन है। ठीक है, तो वहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट है वो भाग 19, और भाग 19 आपके मिसलेनियस से संबंधित है, यानी प्रकीर्ण, जो 361 से 367 तक के प्रोविजन के बारे में बात करता है। उसमें 361 जो प्रोविजन है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल इनके संबंध में इनका प्रोटेक्शन की बात करता है, इनके संरक्षण की। 361, ठीक है ना, कि इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी, इन सब के बारे में बात करता है। और 361 ए जो आर्टिकल है वो संसद हो या विधानमंडल हो, संसद हो या विधानमंडल हो, इनकी कार्रवाइयों के प्रकाशन के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है आर्टिकल 361 ए। ठीक है, उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट है जो हमने पढ़ा है अभी वो है 363। इंपॉर्टेंट यहां पर जो संधि और करार से संबंधित जो भी एग्रीमेंट या ट्रीटी वगैरह किए जाते हैं उनसे उत्पन्न अगर कोई विवाद होता है तो उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है ना, तो न्यायालयों का इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उसके बाद में 363 ए जो आर्टिकल है, इनको आपको याद रखना है कि ये प्रीवी पर्स से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 363 ए। ठीक है ना, जो निजी थैली के बारे में बात करता है, निजी थैलियों का अंत, यानी अब जो राजा महाराजाओं की जो संपत्ति थी उनके संबंध में उनको समाप्त करता है यहां पर। ठीक है ना, उनसे संबंधित मतलब जो कुछ प्रोविजन है जो खत्म कर दिए गए थे। ठीक है ना, और ये इससे रिलेटेड एक 26वां संविधान संशोधन है, वो आपको याद रखना 1971 का। ठीक है ना, उसके बाद में जो 364 जो आर्टिकल है वो बात करता है पोर्ट के बारे में, यानी बंदरगाह के बारे में, और एरोड्रोम्स के बारे में। एरोड्रोम्स यानी जो विमानपत्तन जिनको बोलते हैं, वायुयान, और पोर्ट बंदरगाह, इनके बारे में जो बात करता है, इसके संबंध में स्पेशल प्रोविजन 364 में दिए गए हैं। 365 आपको बता ही दिया है कि संघ के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनका अनुपालन करना, उनको प्रभावी करने में फेलियर हो जाता है तो उसका प्रभाव ये होता है कि राष्ट्रपति अब राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है, तो 365 का 356 में यहां पर जाके पहले 365 आएगा फिर 356 आएगा, ऐसे है। 366 में डेफिनेशन क्लॉज है, ये बताया गया है, इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन है कुछ वो बताई गई हैं आपको, कि लगभग 30 डेफिनेशन के आसपास इसमें दे रखी हैं नंबरिंग के आधार पर। और 367 जो है वो निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करता है। ठीक, तो ये कुछ प्रोविजन है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आर्टिकल 368। यहां पर भाग 20 जो संविधान के संशोधन से संबंधित है, संविधान का संशोधन, और इसमें एक ही आर्टिकल है 368 भाग 20 में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के संविधान में संशोधन, यहां पर तो वो किस आर्टिकल के तहत में किया जा सकता है, तो वह आर्टिकल है आपका 368। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 368 किससे संबंधित है, तो संविधान के संशोधन से। दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है,
नेक्स्ट है जो संघीय संरचना है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उससे संबंधित प्रावधानों का संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो मतलब एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर के संबंध में बात कर रहा है ये। उपस्थित 2/3 सदस्यों के बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा सही है। तो संविधान में संशोधन हेतु संसद में कोई विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ये सही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है भारत के संविधान में जो कोई संशोधन अगर किया जाता है तो उस संशोधन को करने के लिए आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक हो सकता है, यद्यपि यह संशोधन अभिव्यक्त रूप से अनुच्छेद 368 के परंतु के किसी भी उपबंध के बारे में नहीं है, ठीक है। यानी जो संविधान का संशोधन अगर करना है तो उसका जो आरंभ है या शुरुआत है वो संसद के किसी भी सदन में बिल को पेश किया जा सकता है, ठीक है ना। और जब ये जो बिल होता है, संशोधन विधेयक जो होता है, वो प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा और प्लस उस सदन में जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्य हैं उसके कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वो राष्ट्रपति के पास में यहाँ पर जाता है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति यहाँ पर अपनी परमिशन देता है और तब संविधान फिर वो संशोधन उसका माना जाता है, ठीक है ना। तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर किस स्थिति में संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित इस आशय के संकल्प और विधानमंडल का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। तो किसके लिए, जो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो ये आपकी जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है आर्टिकल 54, 55 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, फिर 73, 162, आर्टिकल 241 7वीं अनुसूची से संबंधित जो संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, ठीक है ना। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रोविजन, ठीक है ना। तो इसमें आपके देखो इसमें लिमिटेड ही दिए हुए हैं। इसके बाद में जीएसटी से रिलेटेड जो है राजस्व कर वितरण जो है उनमें वो वहां पर 279A जीएसटी के विभाजन का जो संबंध दिया हुआ है। फिर उसके बाद में भाग 5, यहाँ पर भाग 5 में ही आपके चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है, ऐसे ही भाग 6 में हाई कोर्ट से रिलेटेड जो प्रोविजन है, और 5 और 6 11 यानी भाग 11 में आपके संघ राज्य के बीच में जो संबंध है उसके बारे में। फिर 7वीं अनुसूची है तो उसमें संसद के राज्यों में प्रतिनिधित्व के बारे में, ठीक है ना। और स्वयं आर्टिकल 368 में, तो इसमें ये वाला नहीं है लास्ट वाला, तो ए, बे और से, ठीक है ना, ये इसका सही आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट है संसद द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों में से किसको राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले आधे राज्यों का विधानमंडल का अनुसमर्थन अपेक्षित है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हताएं विहित करने वाले आर्टिकल 124(3) में परिवर्तन करने के लिए जब कोई विधेयक होता है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है, ठीक है ना। पार्शली वो रिजिड है और पार्शली कैसा है, फ्लेक्सिबल है। और ये कठोर और लचीला ये किस आधार पर देखा जाता है, तो संविधान के संशोधन के आधार पर। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 368 का संशोधन करते हुए संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने यह उपबंध किया है कि संविधान का कोई संशोधन किसी कोर्ट में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, और यह कि संसद की संविधान में संशोधन करने की जो संवैधानिक शक्ति है उस पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक निर्धारित किया है, ठीक है ना। ये आपका मिनर्वा मिल्स वाला जो केस है उसमें
कहा था, ठीक है ना, जो 1980 का है। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस नवीनतम मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने संसद के आर्टिकल 368 के अधीन संविधान संशोधन करने की शक्ति की समीक्षा की है? तो वो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का ये केस है, ठीक है। इसमें जो 368 आर्टिकल है उसमें क्लॉज 4 और क्लॉज 5 जो जोड़ दिए गए थे उनको यहाँ पर वॉइड डिक्लेयर किया था, शून्य घोषित यहाँ पर किया था, ठीक है ना। और जो जुडिशियल रिव्यू है उसको, न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान का यहाँ पर आधारभूत ढांचा यहाँ पर बताया था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो पूछ रहा है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि मूल अधिकारों में संशोधन के लिए संविधान सभा आहूत की जानी चाहिए? तो ये है आपका गोलकनाथ का केस, ठीक है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है और इस आर्टिकल के अंतर्गत में जो संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अधीन उसको विधि माना जाएगा, ठीक है। और जब विधि होगी तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई विधि ऐसी नहीं हो सकती जो फंडामेंटल राइट से अलग उनको वायलेशन करती हो, ठीक है ना। तो मूल अधिकार जो है उनसे इररिलेवेंट, इनकंसिस्टेंट अगर होने की स्थिति में उस विधि को क्या कर दिया जाएगा? शून्य। यानी 368 में उस तरह का संशोधन यहाँ पर नहीं किया जा सकता, उसको विधि माना जाएगा, ठीक है। इसलिए मूल अधिकार में अगर संशोधन करना है तो वहां पर एक संविधान सभा का अधिवेशन वहां पर बुलाया जाना चाहिए। तो ये गोलकनाथ वाले केस में यहां पर बात कही गई थी। नेक्स्ट है उसके बाद में, किस केस में कहा गया है कि संविधान में संशोधन संसद की विधायी शक्तियों का प्रयोग है? तो ये गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के केस में कहा गया था। नेक्स्ट है, किस केस में यह कहा गया था कि संविधान में एक विवक्षित सीमा समाविष्ट है कि मूल अधिकार संसद की पहुंच के बाहर है और आर्टिकल 368 संशोधन की शक्ति नहीं समाविष्ट करता अपितु मात्रा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उपबंध करता है, ठीक है। तो ये आपका गोलकनाथ के बारे में, गोलकनाथ के केस में बाद में कहा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है, 368 के अधीन संसद को मूल अधिकारों को रिपील्ड करने की पावर नहीं है, क्योंकि ये जो मूल अधिकार हैं वो संविधान की आधारभूत ढांचे या मूल ढांचे के भाग हैं। ये केशवानंद भारती वाले केस में कहा गया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा केस है जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्यायपीठ जिसमें 13 न्यायमूर्ति थे, 13 जजेस थे, उसके द्वारा, उनके द्वारा मतलब वो निर्णित किया गया, डिसाइड किया गया था, तो वह है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का, ठीक है। एसआर बोमई वाले में 9 थे और गोलकनाथ वाले में 11 थे, ठीक है ना। केशवानंद भारती के मामले का संवैधानिक महत्व क्या है यहाँ पर? तो बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को बताना, प्रपोज करना, ठीक है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट है इसमें वो है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो यहां पर वो एसआर बोमई वाले केस में कहा गया था, तो इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर जो लिमिटेशन लगाई गई है वह लिमिटेशन अधिष्ठायी एवं प्रक्रियात्मक, ठीक है ना, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल दोनों तरीके से हैं। आप बोलते हैं ना सब्सटेंटिव लॉ, तो उसको अधिष्ठायी या अधिष्ठित विधि भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा संशोधन अधिनियम एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? ठीक है, तो यहां पर 7वां संविधान संशोधन। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि सांसद और विधायक भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ लें? तो यह है 16वां संविधान संशोधन 1963 का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम से सिंधी भाषा को यहां पर जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन है 1967 का, उसके द्वारा यहां पर
जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है संविधान द्वारा जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 है उसके पारित किए जाने की पृष्ठभूमि में कौन सा जजमेंट यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है, तो वो है आपका गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का केस। ठीक है ना, तो इस जजमेंट के द्वारा जो 1968 1967 का जो केस है, इसके द्वारा जो उत्पन्न जो कठिनाई थी, विवाद थे, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। ठीक है ना, जिसके द्वारा आर्टिकल 13(2) में यहाँ पर संशोधन किया गया और खंड 4 यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है ना, जिसमें ये कहा गया था कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके द्वारा आर्टिकल 368 के अधीन कोई अगर पारित विधि यहाँ पर आर्टिकल 13(2) में जो विधि दे रखी है उसके अंतर्गत में शामिल नहीं होगी। ठीक है ना, ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान यहाँ पर किया गया था। फिर संविधान को संशोधित कर सकने की संसद की शक्ति को बलशाली ढंग से किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था यहाँ पर, तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 368 में यह कहा गया कि भारत के संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति संवैधानिक शक्ति है, तो ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ये रिपीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है कि संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय क्षेत्र के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था, तो वह है आपका 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना, 1975। उसके बाद में 35 के द्वारा पहले इसको सह राज्य बनाया गया था और 36वें संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य बना दिया गया था। नेक्स्ट है कि संशोधन के द्वारा सिक्किम भारतीय राज्यों में सम्मिलित हो गया था, तो ये रिपीटेड हो गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संशोधन में मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया था, तो वह आपका 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना, जो आर्टिकल 74 में संशोधन करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है संसद द्वारा 42वां संशोधन 82वां 82 संशोधन यहाँ पर पारित किए जाने की पृष्ठभूमि में कौन सा एक जजमेंट है, तो वो है आपका प्रीति श्रीवास्तव वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का ये केस है 1999 का। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो जजमेंट दिया था उसी के बाद में ये 82वां संविधान संशोधन 2000 में ये पारित हुआ था। ठीक है, इसमें जजमेंट में जो प्रीति श्रीवास्तव वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये फुल बेंच का जजमेंट था, 4-1 के बहुमत से आया था, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो चिकित्सा, मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो विशेषज्ञ हैं, सुपर स्पेशलिटी हैं, उस इंजीनियरिंग और मेडिकल में जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस में, उसमें चयन का एकमात्र आधार योग्यता यानी मेरिट होगा। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन मेडिकल और इंजीनियरिंग में लिया जाएगा और इसी के लिए फिर 82वां संविधान संशोधन किया गया था। उसके द्वारा आर्टिकल 335 में संशोधन करके SC/ST के लिए वहां पर जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है उसके मानक को आसान थोड़ा सा वहां पर शिथिल या इजी कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, तो वह 42वां संविधान संशोधन है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रारंभ में प्रदत्त 7 मूल स्वतंत्रता को हटा करके 6 कर दिया गया था, तो वह 44वां संविधान संशोधन 1978 था। जो आर्टिकल 19 में जो 7 स्वतंत्रताएं वहां पर दे रखी हैं, उनमें से जो संपत्ति का अधिकार था 19(1)(f) में, तो इसको हटा करके यहाँ पर आर्टिकल 31 को यहाँ पर भी हटाया गया था। ठीक है ना, और फिर आर्टिकल 300(a) यहाँ पर जोड़ा गया था। तो इस तरह से जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार ना रह करके वहां पर संवैधानिक अधिकार बन गया। कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं है,
तो ये बताना है यहाँ पर। तो 31C यहाँ पर 31E जो मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, यहाँ पर सी जो है वो मणिपुर राज्य के संबंध में उपबंध करता है, ठीक है ना। एफ यहाँ पर सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, बी असम के, और ए यहाँ पर नागालैंड राज्य के संबंध में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 19(1)(f) और 31 को रिपील कर दिया गया था और आर्टिकल 300(a) यहाँ पर इंसर्ट किया गया था। तो वह आपका 44वां संविधान संशोधन है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है, 300(a) आर्टिकल। उसके बाद में नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजबाला बनाम हरियाणा राज्य 2016 सुप्रीम कोर्ट के मामले में जो जजमेंट दिया गया उसके अनुसार भारत के संविधान के भाग 9 के समावेशन के बाद वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार अब क्या रह गया है, वो संवैधानिक अधिकार, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 77वां जो संशोधन है, 81वां, 82वां और 85वां संशोधन अधिनियम द्वारा सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन के संबंध में किए गए प्रावधान में संविधान के आधारभूत ढांचे और विशेषज्ञता का उल्लंघन नहीं हुआ है। तो ये एम नागराज का केस है, ठीक है ना, 2007। उसके बाद में नेक्स्ट है, दल परिवर्तन के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन यानी निरर्हता दल विभाजन की दशा में लागू नहीं होगी। ये उपबंध किस संशोधन अधिनियम के द्वारा हटाया गया था? तो 91 संशोधन था 2003 का, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिकतम सीमा निर्धारित करने का उपबंध किया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये आपका 91वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015। ये किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा समझौता है उसके पूर्ण प्रवर्तन को वैधता प्रदान करने से। उसके बाद में नेक्स्ट है, 105वां संशोधन अधिनियम 2021। ये कब से लागू हुआ था? तो ये 15 सितंबर 2021 से लागू हुआ था। MP ADPO में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, ठीक है। और ये 338B, 342A और 366 में 26C इनको ये जोड़ता है संशोधन आर्टिकल्स को। उसके बाद में नेक्स्ट है, यहां पर संशोधन दे रखे हैं और उनसे रिलेटेड प्रोविजन दे रखे हैं कि वो उनसे रिलेटेड प्रोविजन क्या क्या चेंज हुए थे, संविधान की या संशोधन की प्रकृति यहां पर दे रखी है, ठीक है। तो दल बदल जो निर्योग्यता है आपका, वो 52वां संविधान संशोधन है, ठीक है। और सिंधी भाषा का जो यहाँ पर जोड़ा गया था तो वो आपका 21वां संविधान संशोधन है, ठीक है। और जो प्रियम्बल में जो संशोधन किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है वो 62 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका जो आप मैचिंग करेंगे तो निकल के आएगा 3142, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है, फिर ये भी मैचिंग से रिलेटेड है, 42वां संविधान संशोधन। तो 80, 81 ऐसे करके दे रखे हैं। तो जो 80 है वो आर्टिकल 270 से रिलेटेड है और जो 81वां संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 16 से कोरिलेट करता है, 82वां आर्टिकल 335 से कोरिलेट करता है और 83 आर्टिकल 243 M से कोरिलेट करता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 4, 3,
और फिर 2 और फिर 1, ठीक है ना, ये वाला। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर अब आ गया 371, ठीक है। अब यहां जो प्रोविजन है उनसे रिलेटेड जो जजमेंट है थोड़ा सा वो देख लेते हैं, जो आर्टिकल 368 से जो कोरिलेटेड है उनको थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो आपको ये है कि जो संशोधन है, ठीक है ना, वो 3 प्रकार से होते हैं। एक साधारण बहुमत से होता है, एक विशेष बहुमत से होता है, और एक विशेष प्लस आधे राज्यों के समर्थन से होता है, ठीक है ना। साधारण में जो आ जाता है वो 4, 169 और 239 ए। अगर इन आर्टिकल में संशोधन करना तो ये साधारण बहुमत से हो जाता है, ठीक है ना। फिर विशेष बहुमत आता है, तो विशेष बहुमत में कुल सदस्य संख्याओं का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, तो वो विशेष बहुमत हो जाता है, ठीक है ना। साधारण में आपका सिर्फ उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनका जो बहुमत होता है वहां पर, और विशेष बहुमत में जो कुल सदस्य संख्याओं का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्य, और इसमें वो विशेष प्लस आधे राज्य दोनों मिलाकर के जो होता है। तो 4, 169, 239 ए में साधारण बहुमत से। उसके बाद में इसको पढ़ना है तीसरे वाले को। तीसरे वाले के द्वारा जो, क्योंकि इनकी लिस्ट दी हुई है, इन लिस्ट फर्स्ट वाले की और थर्ड वाले की, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी बहुमत संशोधन होंगे वो इसके द्वारा होंगे, विशेष बहुमत के द्वारा। तो इनकी लिस्ट आपको याद कर लेनी है, फर्स्ट वाले की और थर्ड वाले की। थर्ड वाले की लिस्ट आपको बताई थी कि जो राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रोविजन थे, है ना, राज्य की और संघ की कार्यपालिका विस्तार से संबंधित जो प्रोविजन थे 73 और 162 से रिलेटेड। फिर उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड जो प्रोविजन थे, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और फिर उसके बाद में जो भाग 11 से रिलेटेड था आपका 245 से 255, इनसे रिलेटेड जो प्रोविजन थे। फिर उसके बाद में संसद में शेड्यूल जो अनुसूची है आपकी, अनुसूची शेड्यूल 4, इससे रिलेटेड अगर संशोधन है, या 7th शेड्यूल से रिलेटेड आपका जो संशोधन है, और आर्टिकल 368 का, ये आपको याद हो गए होंगे, ठीक है ना। अब बात आती है आधारभूत ढांचे की, के जो केशवानंद भारती का जो केस है उसमें जो आधारभूत ढांचे की बात कही गई थी, तो उसमें एक तो संविधान की सुप्रीमेसी, सर्वोपरिता बोलते हैं इसको, सुप्रीमेसी, ठीक है ना। एक सॉवरेनिटी, संप्रभुता भारत की, ठीक है। फिर रिपब्लिक, जो प्रियम्बल में आपके वर्ड दे रखे हैं उनसे रिलेटेड प्रियम्बल, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्र, ठीक है ना, लोकतंत्रात्मक जो स्वरूप है इसका, उससे संबंधित। फेडरेशन है, कन्फेडरेशन, मतलब फेडरेशन है आपका संघात्मक, और सेकुलर यानी जो पंथ निरपेक्ष है आपका, उससे रिलेटेड। देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी एकता और अखंडता से संबंधित, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और संविधान की जो फेडरेशन नेचर है इसका संविधान का, ठीक है ना, उसके संबंधित यहाँ पर। और फंडामेंटल राइट हो गया आपका, जो फंडामेंटल राइट में वहां पर प्रोविजन है, या आपके भाग 4 पार्ट 4 जो है आपका, जो राज्य में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के संबंध में अगर वहां पर संशोधन जो किया जा रहा है, या फिर जो सूची है उसमें शक्तियों के विभाजन से संबंधित, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ पावर राज्य और संघ के बीच में, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंतर्गत में आते हैं। उसके बाद में कुछ अदर जजमेंट हैं, जैसे कि इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस है 1975 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें विधि का शासन, जुडिशियल रिव्यू और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, इनको मतलब आधारभूत ढांचे के रूप में माना गया था।
ठीक है ना। उसके बाद में जो 368 से संबंधित जो प्रोविजन थे, एक तो गोलकनाथ वाला केस हो गया वहां पे आपका, फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स वाला हो गया, ठीक। फिर एक और केस है आपका वामन राव का, वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 सुप्रीम कोर्ट। ये मिनर्वा मिल्स वाले केस के बाद में आया था। इस केस में जो केशवानंद भारती मामले में जो 9वीं अनुसूची में जो विषय जोड़े गए हैं या कानून जोड़े गए हैं ना, उसको चैलेंज किया गया था और इसमें यही कहा था कि केशवानंद भारती के मामले के बाद अगर 9वीं अनुसूची में कोई संशोधन किया जाता है तो उसको इस आधार पर चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना, आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद में इसी से रिलेटेड फिर एक और केस है IR कोलोहान, ठीक है ना, वर्सेस तमिलनाडु राज्य, 2007 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। इसमें यही बोला था कि 9वीं अनुसूची में जो शामिल अधिनियम है उनकी संवैधानिकता का यानी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जुडिशियल रिव्यू उनका किया जा सकता है, ठीक है ना, किस आधार पर, यदि वे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं। तो ये आपको जजमेंट है जो फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद में ये तो हो गए पुराने वाले जजमेंट। उसके बाद में यहाँ पर जो आपको देखना है वो है एक जनहित अभियान, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में जो 103वां संविधान संशोधन विधेयक है जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया था, इसमें ये कहा गया था कि जो संसद है उसको आर्टिकल 368 के तहत में व्यापक संशोधन की शक्ति यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना। और आर्थिक आधार पर आरक्षण देना वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन यहाँ पर नहीं है, आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं है, ठीक है ना। और इसमें SC, ST और OBC को EWS से बाहर रखना यहाँ पर संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ये रेफरेंस केस है इन री आर्टिकल 370 वाला, ठीक है ना, 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इसमें यह कहा गया था कि संविधान में स्थायी परिवर्तन, परमानेंट जो चेंज है, स्थायी परिवर्तन आर्टिकल 368, केवल आर्टिकल 368 की प्रक्रिया जो दे रखी है उसी से ही संभव है। कार्यपालिका जो आदेश है उससे संवैधानिक संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कार्यपालिका आदेश से संशोधन नहीं किया जा सकता और ये 2023 का जजमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 सुप्रीम कोर्ट। ये जजमेंट है, इसमें 5 जजेस की ये बेंच थी। इसमें ये कहा गया था कि 42वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये जो शब्द जोड़े गए थे इनको चैलेंज किया गया था, ठीक है ना। तो इनको बोला गया था कि पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो हैं इनकी वैधता के बारे में बताया गया था और ये कहा गया था कि जो उद्देशिका है इनको वैध ठहराया गया था इसमें। और उद्देशिका ये बोला था कि उद्देशिका संविधान का भाग है या हिस्सा है, ठीक है ना। और ये भी कहा गया कि संसद है उसको आर्टिकल 368 के तहत में उद्देशिका में संशोधन करने की शक्ति है, ठीक है ना। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष आधारभूत ढांचे के अनुरूप हैं और संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है।
ये बात कही गई थी डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 के केस में। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट जो जजमेंट है, देखो दो जजमेंट पे आप इसमें और याद रख लेना। एक है सज्जन सिंह का, ठीक है ना, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह का जो केस है वो 1965 का है, सुप्रीम कोर्ट का। इससे पहले, सज्जन सिंह से पहले आपको याद रखना है शंकरी प्रसाद का, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। तो ये क्रम से चलते हैं। सबसे पहला केस शंकरी प्रसाद, फिर सेकंड पे आपको सज्जन सिंह, थर्ड पे आपको गोलकनाथ पढ़ना पड़ता है संशोधन से संबंधित, ठीक है ना। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आपको क्या करना है, फोर्थ नंबर पे 24वां संविधान संशोधन करना है। फिर फिफ्थ नंबर पे आपको केशवानंद भारती का जजमेंट देना है। सिक्स्थ नंबर पे आपको फिर 42वां संविधान संशोधन देना है। सेवंथ नंबर पे आपको यहाँ पर फिर मिनर्वा मिल्स वाला केस देना है, मिनर्वा मिल्स। और 8 नंबर पे आपको वामन राव का केस देना है, ठीक है ना। और 9 नंबर पे आपको IR कोलोहतान वाला जो केस है ना वो देना है। इस तरीके से ये क्रम है एक संविधान में संशोधन से संबंधित जो प्रोविजन है। और 368 में जो 3 प्रकार के संशोधन बताए गए हैं उनको बताना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद में यहां पर बात आती है, जो हम जजमेंट पढ़ रहे थे, ये 42वां क्वेश्चन था ना यहाँ पे। तो 42वें क्वेश्चन से पहले अभी यहाँ पर 2 चीजें और रह रही हैं। वो है आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर के बारे में प्रावधान करता है। जम्मू कश्मीर को 2 उसमें डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना, 2 केंद्र शासित प्रदेश में। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है उनको आपको याद रख लेना है। कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूं। पहला आपको पढ़ना है यहाँ पर, देखो जब लेक्चर होगा तब अलग चीज है, लेकिन जब क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे हो कि यहाँ से आपको कोई बेसिक चीजें छूटे ना, क्योंकि आप रिवीजन करके तो आ ही रहे हो, लेकिन आपको ये चीजें आपको वहां पे इस तरीके से नहीं मिलेंगी। तो प्रेमनाथ कौल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, 1959 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। इस केस में एक आ गया था कि जो आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है, टेम्पररी प्रोविजन है। J&K की संविधान सभा की जो भूमिका है उसको इसमें महत्वपूर्ण माना गया था और भारत की संप्रभुता को इसमें स्वीकार किया गया था, ठीक है। इस केस को ऐसे याद रखना है। 59 के बाद में दूसरा जो इसमें जजमेंट ये आपको याद रखना है वो है पूरन लाल लखन लाल वर्सेस भारत के राष्ट्रपति 1961 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 371 के अंतर्गत में जो मॉडिफाइड उसमें वर्ड दे रखा है उपांतरण, इस उपांतरण शब्द के अंतर्गत में राष्ट्रपति को संशोधन करने की भी शक्ति प्राप्त है। यानी मॉडिफिकेशन का मतलब इसमें बताया था सब्सटेंशियल चेंज, वो भी हो सकता है। मॉडिफिकेशन का मतलब सब्सटेंशियल चेंज भी हो सकता है। उसके बाद में यहां पर फिर आता है तीसरा केस, संपत प्रकाश वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर राज्य 1970 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा गया था कि 370 आर्टिकल जब तक लागू रहेगा, मतलब तब तक लागू रहेगा जब तक राष्ट्रपति इसे समाप्त ना कर दें, ठीक है ना। राष्ट्रपति को यहां पर बार बार
बार बार आदेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 370 अपने आप में मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग डिस्ट्रक्टिंग यानी अपने आप नष्ट होने वाला नहीं है। ठीक है ना। ये बात कही गई थी संपत प्रकाश वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर राज्य 1970 सुप्रीम कोर्ट के केस में। उसके बाद में यहाँ पर फिर जो नेक्स्ट आता है वो है मोहम्मद मकबूल डमनू वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर राज्य 1972 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये कहा गया था कि आर्टिकल 370 इसके संदर्भ में राज्यपाल यहां पर सहमति प्रदान करने के लिए सक्षम व्यक्ति है। ठीक है ना। यानी इसमें जो वर्ड सदर रियासत है उसके स्थान पर राज्यपाल को यहां पर वैध माना गया था। ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गए पुरानी जजमेंट। अब बात आती है लेटेस्ट जजमेंट की जो 370 से रिलेटेड है। एक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस संतोष गुप्ता 2017 सुप्रीम कोर्ट। यहां पर यह कहा गया था कि जो केंद्र के कानून हैं वो जम्मू और कश्मीर में 370 के माध्यम से लागू हो सकते हैं। सेंटर के जो कानून है वो जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल के माध्यम से लागू हो सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो केस है वो है मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में मतलब इस केस में 370 आर्टिकल को हटाने को वहां पर चैलेंज किया गया था यानी चुनौती दी गई थी। ठीक है ना। तो ये इसीलिए इससे कोरिलेट करता है। फिर उसके बाद में लास्ट आता है इन री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2023 सुप्रीम कोर्ट। इसमें आर्टिकल 370 जो हटाई गई थी उसको, क्योंकि 5 जजेस की बेंच थी यहाँ पर ये। ठीक है ना। इसमें ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना, ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी, है ना। तो इस तरीके से ये इसमें 5 जजेस थे और इसमें आर्टिकल 370 को हटाने वाले जो राष्ट्रपति आदेश था उसको वैध यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें बताया गया था और कहा था कि जो आर्टिकल 370 है वो एक टेम्पररी प्रोविजन था। ठीक है ना। लेकिन इसमें यह भी कहा गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जम्मू और कश्मीर को विधानसभा वहां पर चुनाव कराए जाने के लिए और उसको राज्य का स्टेट का दर्जा उन्हें दिलाने के लिए दोबारा से डायरेक्शन यहाँ पर दिए गए थे। तो ये इसमें आपको 370 से रिलेटेड प्रोविजन है। ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है यहाँ पर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किन राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध करता है? तो वह है आपके महाराष्ट्र और गुजरात। फिर 371 सी किस स्टेट के बारे में विशेष उपबंध करता है? तो वो है आपका सी मतलब मणिपुर। ठीक है ना। इससे रिलेटेड प्रोविजन पीछे भी मैचिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल विद्यमान विधियों के लागू रहने और उनके अनुकूलन के बारे में बताता है? तो वह आर्टिकल 372। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है किस आर्टिकल में कहा गया है कि इस संविधान को भारत का संविधान कह सकते हैं? तो ये आर्टिकल 393 बताता है। नेक्स्ट है कौन सा आर्टिकल में कहा गया है कि इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है? तो वो 393। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम वो दिया गया है आर्टिकल 393 में। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित यहाँ पर नहीं है? तो वह संविधान का संक्षिप्त नाम आर्टिकल 1 में यहाँ पर नहीं है, 393 में है। फिर लास्ट है इसका कौन सा आर्टिकल प्रिवी काउंसिल के निर्णय को बचाता है?
तो वह है आर्टिकल 395, जो भारत संहिता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 इनको रिपील कर देता है, लेकिन प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उपसाधन अधिनियम 1949 को निरस्त नहीं करता है, और यही आर्टिकल फिर प्रिवी काउंसिल के जजमेंट को बचाता है। तो इस तरीके से आपके 71 से हो गया, 72 भी इसमें आपका आ गया है, ठीक है ना। और ए बी सी डी ई आर्टिकल तक, एफ आर्टिकल तक भी मैंने मैचिंग से रिलेटेड इसमें बता दिया था आपको, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर कोई है तो 2-3 आर्टिकल हैं, आप उनको देख लीजिए, ठीक है। तीन 372 आर्टिकल जो बताया था कि विधियों का बने रहने के लिए और उनके अनुकूलन के संबंध में जो प्रावधान थे वो 372 में थे, ठीक। उसके बाद में यहां पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 376, ठीक है ना। इनको आपको पढ़ना है। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके बारे में जो प्रोविजन है वो यहां पर दिए गए हैं, ठीक है ना। ये सब प्रोविजन ऐसे हैं कि इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले के जो हैं वो जजमेंट के बारे में, उनके वेतन, उनके भत्ते, उनकी अनुपस्थिति, उनकी छुट्टी, उनकी पेंशन के बारे में, तो ऐसे इस संविधान के लागू होने से पहले की जो चीजें हैं उनके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में 376, 377 में जो कैग हैं, ठीक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में है, ठीक है ना, संविधान के लागू होने से ठीक पहले के। 378 में आपका पीएससी के बारे में है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में 378 के बाद में 379 से लेकर के 391 इतने आर्टिकल यहां पर निरसित हैं, यानी रिपील्ड हैं, ठीक है ना। फिर 392 आपका आता है, जो यहां पर डिफिकल्टीज हैं, कठिनाई दूर करने की राष्ट्रपति की यहां पर शक्ति रखी है आपका 392 में, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है आपका लास्ट भाग 22, जो 393 से लेकर के 395 तक बताता है। और इसी में 393 जो आर्टिकल है वो संक्षिप्त नाम के बारे में बताता है कि इस संविधान का जो संक्षिप्त नाम है वो भारत का संविधान है। 394 इसके कमेंसमेंट से रिलेटेड है कि संविधान कब लागू हुआ, तो इसमें जो कुछ आर्टिकल हैं जैसे 5 से लेकर के 9 आर्टिकल तक, फिर उसके बाद में 60, फिर 324, फिर 366 और 367 यानी 366 और 367, फिर 379, 380, फिर 388 और फिर उसके बाद 391 से लेकर के 393, ये तो लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को ही, ठीक है ना। और बाकी जो प्रोविजन थे वो लागू हुए थे आपके 26 जनवरी 1950 से। और 394 ए जो आर्टिकल है वो बात करता है ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट के बारे में इन हिंदी लैंग्वेज, यानी हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। इसके इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब, ठीक है ना, आपको पढ़ना नहीं है। 395 यहाँ पर रिपील्ड यानी निरसन के बारे में बात करता है, रिपील्ड के बारे में। तो इस तरीके से आपके सारे आर्टिकल कंप्लीट होते हैं और सारे क्वेश्चन इसमें कम से कम आपको 700-800 क्वेश्चन आपको टोटल जो हमने करवाया है उसमें 700 से 800 क्वेश्चन मिलेंगे। और आपने देखा होगा कि 2025 तक के जजमेंट इसमें आपको, नवंबर 2025 तक के जजमेंट आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये जरूर पढ़ के जाना, चाहे आप यूपी के लिए जा रहे हो, चाहे बिहार के लिए, चाहे आप उत्तराखंड कहीं के लिए भी पढ़ रहे हो, तो इनको पढ़ के जरूर जाना है। 2 बार आप इनको पढ़ लेना है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट इसमें हम नए वाले जो कानून है उनको लेकर के एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।